अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास का चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम को स्टार्ट करने से पहले आपको दो चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। उसमें पहली चीज़ रिवर्सिबल रिएक्शंस और दूसरी चीज़ इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। अभी हम डायरेक्टली जाते हैं हमारे इर्रिवर्सिबल रिएक्शन पे कि ये क्या होते हैं। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं इसको। तो दोज केमिकल रिएक्शन विच प्रोसीड्स ओनली इन वन डायरेक्शन, जो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर सकें। सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपने कमान के अंदर तीर रखा है और उस तीर को आपने छोड़ा है तो वो एक डायरेक्शन में जाएगा, वो वापस नहीं आएगा। यही काम केमिकल रिएक्शंस के साथ होता है। जैसे बर्निंग हम ले लेते हैं, सिंपल सी बात लेते हैं, बर्निंग ले लेते हैं। आपने किसी कागज को जलाया, जब आप किसी कागज को जलाएंगे, उसको जलाने के बाद क्या वो कागज वापस अपनी कंडीशन में आएगा? कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो वो क्या हो गया आपके पास इर्रिवर्सिबल रिएक्शन, कि वो चीजें जो एक दफा चेंज हो जाएं वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस ना आए, उसको हम कहते हैं इर्रिवर्सिबल, वापस ना आ सके। अब जहां तक केमिकल रिएक्शन की बात है, तो केमिकल रिएक्शन में आपके पास दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है रिएक्टेंट, दूसरा होता है आपके पास प्रोडक्ट। अब जो रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा। अब वो जो आपके पास प्रोडक्ट है वो वापस रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो उसको हम कहेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये चीज हमने यहां पे भी लिखी कि दोज केमिकल रिएक्शंस विच प्रोसीड्स ओनली इन वन डायरेक्शन, जो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करें, या तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो वो वन फॉरवर्ड ही जाती है। ठीक है, क्लियर है? कैरेक्टरिस्टिक इसके बहुत जरूरी है समझना, वही डेफिनेशन से ही क्लियर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आप इसके कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करें तो कैरेक्टरिस्टिक में पहली जो चीज आपके पास आएगी कि ओनली इन वन डायरेक्शन। क्या? कि आपके पास जो इर्रिवर्सिबल रिएक्शन है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करते हैं। वो सिर्फ क्या करते हैं जी? एक डायरेक्शन में मूव करते हैं। दूसरी चीज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो, ये सिंगल एरो से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे। किससे रिप्रेजेंट करोगे? सिंगल एरो से। तीसरा जो करेक्टर है, नो इक्विलिब्रियम स्टेट इज इस्टेब्लिश्ड। आपने सी सॉ देखा होगा, एक साइड में बंदा बैठता है, दूसरी साइड में बंदा बैठता है, तो वो बिल्कुल लेवल पे आ जाता है, ऐसे ऊपर ऊपर करता रहता है। अगर उसको लेवल पे कर दो तो मतलब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया है। इक्विलिब्रियम क्या हो गया जी? इस्टेब्लिश हो गया है। मार्कर रखते हैं, अब मार्कर की जो दोनों साइड्स हैं वो इक्वल हो जाएं, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक हो गया? लेकिन इर्रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं होता। क्यों? रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर? प्रोडक्ट के अंदर। तो यही बात हम यहां पे भी चौथी करने वाले हैं कि रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन, कि सारे के सारे रिएक्टेंट, सारे का सारा रिएक्टेंट वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात क्लियर है? ठीक है, तो ये इर्रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब हम बात करते हैं इसकी एग्जांपल्स की। तो कार्बन ऑक्सीजन से मिलके क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। आपने देखा होगा या आप नॉर्मली देखते भी हो कि आप कार्बन को अगर आग लगाते हो, कोयले की एग्जांपल लेते हैं ना, कार्बन है कोयला, आग लगाओ, आग लगेगी किसकी मौजूदगी में? ऑक्सीजन की। क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या वो जो कोयला आपने जलाया वो वापस आया कार्बन में? नहीं। आपने कोयला जला दिया, क्या आपने दोबारा उस कोयले को यूज किया? कर ही नहीं सकते। क्यों? कि सारे का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन। तो जब रिएक्शन ही कंप्लीट हो गया, सारे का सारा कार्बन ही खत्म हो गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड को वापस आप कार्बन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्लियर है? तो इर्रिवर्सिबल, वापस नहीं आ सकता।
H2 प्लस O2 को मिलाएं तो वाटर बनता है, ठीक हो गया। तो आपके पास ये रिएक्शन जब यहां पहुंच गया तो उसके बाद वापस कभी नहीं जाएगा। Na प्लस Cl ये जुड़ेंगे NaCl बनाएगा, तो वापस NaCl Na और Cl नहीं बनाएगा। तो ये होते हैं आपके पास इरिवर्सिबल रिएक्शन जो कंप्लीट हो जाते हैं, वापस नहीं आ सकते, जिनको हम सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जिनके अंदर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं होता। क्लियर है रिवर्सिबल रिएक्शन। अब हम जाते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर, तो ऑपोजिट आ जाएगा। तो डेफिनेशन पे चले जाते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस विच completely converted, or we can say which can move in both direction। अब यहां पे जो मैंने completely converted की बात की, तो आप उसमें कंफ्यूज ना होना। वो मैंने इस तरह की कि रिएक्टेंट जो है जितना कन्वर्ट होना था प्रोडक्ट में होगा, और प्रोडक्ट जितना कन्वर्ट होना था रिएक्टेंट में वो कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो दोज रिएक्शन विच प्रोसीड बोथ इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में मूव करेगा। किसमें करेगा? दोनों डायरेक्शन में। तो यहां पे जो प्रोडक्ट है, यहां पे जो रिएक्टेंट्स हैं वो इंटर कन्वर्टेबल हैं। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में। अब वैसे एक एग्जांपल लेते हैं। नॉर्मल बर्फ है, आप उसको ठंडा करो फ्रीज होगी, हीट करो क्या हो जाएगा? हीट करोगे तो क्या हो जाएगा? आपके पास वापस लिक्विड में चला जाएगा। तो आप क्या कर रहे हो? कन्वर्ट कर रहे हो। बेसिकली ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, लेकिन जस्ट एग्जांपल के लिए कि ये क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। ये क्या हो रहा है? कन्वर्ट। या दूसरी बात ले, सी सॉ की बात ले लेते हैं। सी सॉ बराबर है, इधर आपने वेट ज्यादा किया तो ये नीचे चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। क्लियर है? अब आपने क्या करना है, इस साइड पे वजन उतना रखना है जितना इस पे साइड पे रखा, तो वापस क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट आपस में बराबर होते रहते हैं। क्लियर है? तो एग्जांपल्स, N2 प्लस 3H2 फॉर्मिंग 2NH3। अब ये 2NH3 वापस कन्वर्ट हो सकता है किसके अंदर? N2 और H2 के अंदर। अब यहां पे ये चीज क्या है जी? डबल एरो। ये क्या चीज है आपके पास? डबल एरो। ये आपस में क्या होते हैं? इंटर कन्वर्टेड है। आपस में क्या है? ये इंटर कन्वर्टेड है। क्लियर है? ठीक है। तो N2 प्लस 3H2 NH3 बना देगा, और NH3 वापस टूट के क्या बना देगा? H2N2 बना देगा। तो क्या हो गया? कैरेक्टर्स की बात अगर हम करें तो इसके कैरेक्टर्स को साथ लेके चलते हैं। ओनली इन वन डायरेक्शन? नो। रिवर्सिबल रिएक्शन कैन प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन। क्लियर? रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो? नो। रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो मींस के फॉरवर्ड भी जा रहे हैं और रिवर्स भी आ रहा है। यहां पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हो रहा था, रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। ठीक है? रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होगा? आपका इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, और रिएक्शन इसमें कंप्लीट नहीं होगा। रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा मतलब ये कि सारे का सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट वापस इसको रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर देगा। तो ये कैसे होगा वो आगे हमने 4 चीजें लिखी हुई है, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। क्लियर है? SO2O2, 2SO3, N2O2, 2NO, ये आपके पास डिफरेंट रिएक्शंस हैं जो क्या हो रहे हैं आपके पास? ये रिवर्सिबल रिएक्शंस में हो रहे हैं। अब ये 2 चीजें आपको क्लियर होगी, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शंस। अब ये जो हमने 2 चीजें लिखी, इसके बाद एक और चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो केमिकल इक्विलिब्रियम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। जो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? केमिकल इक्विलिब्रियम। तो मैं यहां पे एक वर्ड लिखता हूं, ये है आपके पास क्लोज्ड कंटेनर। क्या है आपके पास? क्लोज कंटेनर। नहीं समझ रहे? अब पहले मैंने एक एग्जांपल ली। हम लॉ ऑफ मास सेक्शन आपने पढ़ा होगा, आपने लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन आपने पढ़ा है। ठीक है? तो हम कहते हैं जी कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। मैं आपसे पूछता हूं, जब आपने 40 केजी लकड़ी जलाई तो उसकी जो राख थी, जो ऐश थी आपके पास, वो क्या 40 किलो थी? कभी भी नहीं। कुछ गैसेस में कन्वर्ट होंगी, कुछ हीट में कन्वर्ट होगी। क्लियर है? तो यहां पे जो मैंने क्लोज कंटेनर लिखा, ये मैंने इसीलिए लिखा
कि जब मैं केमिकल रिएक्शन करवा रहा हूंगा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करवाने के लिए, तो क्लोज कंटेनर का होना जरूरी है। कैसे? ये अगर आपके पास 20 ग्राम है, कितने ग्राम है? 20। तो अगर ये कन्वर्ट हो रहा है NH3 के अंदर और यहां से 5 ग्राम जाया हो रहा है, तो ये कितना बनेगा? कम बनेगा। फिर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा ही नहीं, चीज जाया हो गई। अब इक्विलिब्रियम तब ही एस्टेब्लिश होगा जब आपके पास क्लोज कंटेनर होगा। क्लोज कंटेनर के अलावा आप इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश कभी भी नहीं कर सकते, ताकि उसमें से कोई भी चीज जाया ना हो। अब क्यों मैं ये बात कर रहा हूं? ये इसलिए कर रहा हूं कि आपके पास जो कंसंट्रेशन होती है, जो आपके पास क्या होती है, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, वो सेम रहती है। तो वो सेम उसी सूरत में रहेगी कि जब आप क्या करोगे, वो सेम उसी सूरत में रहेगी कि जब आप क्लोज्ड कंटेनर का इस्तेमाल करोगे। क्लोज कंटेनर का इस्तेमाल नहीं करोगे तो क्या आपके पास वो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा? कभी भी नहीं होगा। क्लियर है? तो क्लोज कंटेनर का होना इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत ही जरूरी है। अब हम आते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ, अपने जो मेन टॉपिक की तरफ, जो है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो पहले हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में फ्रेंच केमिस्ट आपके पास क्लॉड लुइस बर्ट हॉलेट इन 1803 इसने सबसे पहले इसको केमिकल इक्विलिब्रियम को स्टडी किया। क्लियर है? डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि द स्टेट ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल नहीं, रिवर्सिबल रिएक्शन। और इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश भी हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन में होगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन में एस्टेब्लिश नहीं होगा, क्योंकि हमने इसके कैरेक्टर्स भी स्टडी किए। क्लियर है? चीजों को साथ साथ लेके चलना है। तो द स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन इन विच फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, कि फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट इक्वल रहेगा। कैसे? दो बंदे गाड़ी को पीछे से धक्का लगाओ, दो बंदे गाड़ी को आगे से धक्का लगाओ, ना गाड़ी उधर जाएगी ना गाड़ी इधर जाएगी, एक जगह पे रहेगी। तो क्या कह रहा है कि द स्टेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, और कौन सा केमिकल रिएक्शन? रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, कि जिसमें आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। उसको हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। उसको हम क्या कहेंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम। मैंने यहां पे एक जनरल एग्जांपल ली। कौन सी ली? जनरल एग्जांपल। A plus B is converted into C plus D and C plus D is converted into A plus B, तो it is a reversible reaction। क्लियर है यहां से? ठीक है, यहां से क्या है? क्लियर रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब यहां पे मैंने 5 पॉइंट्स लिखे, तो यहां से आपको अंदाजा होगा कि रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कब एस्टेब्लिश होगा। रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कब एस्टेब्लिश होगा? तो A प्लस बी कन्वर्टेड इनटू C प्लस D। अब सबसे पहले कंसंट्रेशन एट स्टार्ट, कि स्टार्ट में इसकी कंसंट्रेशन क्या थी। क्लियर है? आपने खाना स्टार्ट किया, अभी आपने नवाला तोड़ा भी नहीं, तो क्या हो जाएगा आपके पास? उस वक्त रोटी पूरी रहेगी। तो इनिशियली क्या है जी? कंसंट्रेशन एट स्टार्ट में A और B की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और C और D की कंसंट्रेशन क्या होगी? कम होगी। अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ या बहुत ही कम स्टार्ट हुआ है, तो A प्लस बी की कंसंट्रेशन मैक्सिमम, C प्लस D की कंसंट्रेशन मिनिमम। तो ये कब है? कंसंट्रेशन एट स्टार्ट। तो ये लाजमी है, हम कैलकुलेशंस आगे हम लॉ ऑफ मास सेक्शन में ये कैलकुलेशंस करेंगे। क्लियर है? तो A प्लस बी की कंसंट्रेशन ज्यादा, C प्लस D की कंसंट्रेशन कब? जब आप रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे हो, जब रिएक्शन को क्या कर रहे हो? स्टार्ट कर रहे हो। दूसरी चीज, कंसंट्रेशन आफ्टर सम टाइम। लाजमी बात है, आपने खाना स्टार्ट कर दिया तो आहिस्ता आहिस्ता सालन भी खत्म हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता रोटी भी खत्म हो रही है। क्लियर है? तो A प्लस बी जो है मिल के कन्वर्ट हो रहे हैं अभी किसके अंदर? C प्लस D के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। तो लाजमी बात है इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? अब कम होगी कुछ टाइम बाद, और C प्लस D की कंसंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा होगी कुछ टाइम बाद। क्लियर है? वेरिएशंस, वेरिएशंस आ सकती हैं। वेरिएशंस कैसे आ सकती हैं? आप इसकी कंसंट्रेशन चेंज कर दो, आप इसकी कंसंट्रेशन चेंज कर दो, आप इस पे प्रेशर अप्लाई करो, आप इस पे प्रेशर अप्लाई करो, आप इसका वॉल्यूम चेंज कर दो, आप इसका वॉल्यूम चेंज कर दो, तो वो वेरिएशंस आ जाएंगी किसके अंदर? केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर।
तो वेरिएशंस कैसे आ गई? लाजी बात है ना, आप और सालन डाल दो तो सालन तो फिर वापस अपनी कंडीशन में आ गया। अब आप क्या करोगे, एक रोटी और उठाओगे ताकि वो सालन को खत्म करे। यहां पे भी यही हिसाब होगा, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा करोगे तो इधर मूव करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा करोगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। क्यों? कि कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम सेम होती है। कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम क्या होती है? सेम होती है। कि आपके पास जो कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम पे वो सेम रहेगी, तब आपके पास रिएक्शन कभी रिवर्स कभी फॉरवर्ड, कभी रिवर्स कभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। क्लियर है? तो चार चीजें आ गई। स्टार्ट में कंसंट्रेशन ए बी की बहुत कम, सीडी स्टार्ट में ए बी की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा, सीडी की कंसंट्रेशन बहुत कम। कुछ टाइम बाद ए बी कंसंट्रेशन कम होती शुरू हो जाएगी, सी प्लस डी की ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी। वेरिएशंस कैसे हैं? आप वॉल्यूम चेंज कर सकते हो, आप प्रेशर चेंज कर सकते हो, आप कंसंट्रेशन चेंज कर सकते हो, उससे वेरिएशन आ जाएंगी। कंसंट्रेशन क्या होती है इक्विलिब्रियम पे? सेम होती है। यहां पे एग्जांपल पे देख लेते हैं। N2 की 10 ग्राम, O2 की 10 ग्राम, इस पूरे की 20 ग्राम। अब ये भी 20 ग्राम और ये भी 20 ग्राम, मतलब अब इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम पे इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या है? सेम है। कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। क्लियर है? तो आपके पास कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी? सेम हो जाएगी। ये चीजें समझ आई हैं? अभी हम यहां पे इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। हम इसकी अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको ज्यादा क्लियर होगा और ये तीनों कंडीशंस आपको समझ आ जाएंगी। ठीक है? लेट्स से ये हमारे पास पॉइंट है ए प्लस बी का और ये हमारे पास पॉइंट है सी प्लस डी का। तो यहां पे क्या चीज यूज कर रहे हैं हम? कंसंट्रेशन। और यहां पे हम क्या चीज यूज कर रहे हैं? टाइम। तो कंसंट्रेशन टाइम का ग्राफ है। अब इनिशियली ए प्लस बी की कंसंट्रेशन क्या है? सबसे ज्यादा। एट स्टार्ट द कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस बी ज्यादा है और सी प्लस डी की कंसंट्रेशन क्या है? कम। 0 टू मैक्सिमम है ना, 0 टू मैक्सिमम, इसकी कंसंट्रेशन कम है। अब जब आप रिएक्शन स्टार्ट करते हो, जब आप क्या करते हो? रिएक्शन स्टार्ट करते हो तो ए प्लस बी की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है आफ्टर सम टाइम और सी प्लस डी की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। एक ऐसा टाइम आएगा जब इन दोनों के दरमियान क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा कि ए प्लस बी की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, सी प्लस डी की 0 थी। तो जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ कुछ टाइम बाद ए प्लस बी की कम होना शुरू होगी, सी प्लस डी की कंसंट्रेशन ज्यादा होना शुरू होगी और एक ऐसा टाइम आएगा जब यहां पे क्या चीज स्टैब्लिश हो जाएगी? इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। क्लियर है? तो कुछ टाइम बाद सी प्लस डी कंसंट्रेशन ज्यादा, ए प्लस बी की कम और एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। तो ये आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम था। ये आपके पास क्या था जी? केमिकल इक्विलिब्रियम। तो आज हमने जो स्टडी किया इरिवर्सिबल रिएक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड द कंडीशंस कि क्या जो रिएक्शन है उसके साथ क्या क्या हो रहा है। तो ग्राफिकली भी हमने इसको देखा। तो ग्राफिकली अगर आपको समझ आ गया तो बाकी आप कंसंट्रेशन को समझ सकते हो कि ए प्लस बी की कंसंट्रेशन शुरू में कम ज्यादा होती है, सी प्लस डी की कम होती है, प्लस बी कम होना शुरू हो जाता है, सी प्लस डी ज्यादा होना शुरू हो जाता है। तो एक सर्टेन पॉइंट पे आके दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? सेम हो जाती है। तो इसको कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट भी लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। स्क्रीनशॉट ले लें इसके।